स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम एक प्लास्टिक की कॉम्ब को अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं और उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो जो प्लास्टिक की कॉम्ब है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कॉम्ब को रब करते हैं तो कॉम्ब चार्ज्ड हो जाती है और कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अनचार्ज्ड होते हैं। तो एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्ब की, इसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, ऐसे किसी भी सबस्टेंस के अंदर की वह एनर्जी, किसी भी सबस्टेंस के अंदर की वह एनर्जी जिसकी वजह से वह लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हम इसे इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच a substance attracts light objects toward it is called electricity और चार्ज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने डेफिनेशन देखी है, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एनर्जी की वह फॉर्म जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज कहते हैं। एक्चुअल में चार्ज से ही कॉन्स्टिट्यूट होकर के बनती है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, चार्ज क्या है, करंट किस प्रकार से फ्लो होता है, ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर ली है। तो हमने अभी बात की कि कॉम्ब को रब करने से वह कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले नोटिस किसने किया था? तो सबसे पहले लगभग 600 BC में थैल्स नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले नोटिस किया। उन्होंने एक एम्बर नाम के सब्सटेंस को वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। जब उन्होंने एम्बर नाम के सब्सटेंस को वुलन क्लॉथ से रब किया तो एम्बर जो सब्सटेंस था, एम्बर एक येलो कलर का रेजिनियस सब्सटेंस होता है, वो उसमें लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। उसकी इस जो खोज थी, इसकी जो ये डिस्कवरी थी, इसके ऊपर कई सालों तक किसी का कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन लगभग 1600 BC में विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी तरह के एम्बर जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले बहुत सारे पेयर्स को ढूंढा और उन्होंने डी मैग्नेटो नाम की एक किताब के अंदर उन सारे जो उन्होंने पेयर ढूंढे थे उनका जिक्र किया। जैसे कि अगर हम एक ग्लास की रोड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास की रोड और सिल्क का क्लॉथ भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी चीज़, अच्छा, ये जो करंट होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये जैसे आपने कॉम्ब को चार्ज कर लिया या ग्लास रोड को चार्ज कर लिया तो वो करंट उसी के अंदर रहेगा, वहाँ से बाहर फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे चार्ज की। तो चार्ज भी वही चीज़ होती है जिसकी वजह से वह प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वह दूसरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है, उसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो चार्ज है ये कितने टाइप के होते हैं? चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। जनरली आपने सेल या बैटरी पे भी देखा होगा, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वह कूलम होती है। ठीक है। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन में लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ओके। अब यहाँ से आपको NCERT में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1 कूलम चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1 कूलम चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्ज होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतने कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है।
तो नंबर ऑफ, ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितना होगा, तो ये जो नंबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर ये 10 हो गया, या पावर जो 19 है ये ऊपर चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ से हम एक पावर ले लेते हैं, तो एक और 0 यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे हो गया 10⁻18 और ये हो गया 16 से इसको काटते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है, तो देखिए हमने बात की अभी चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular unit area is known as electric current। ठीक है, the amount of charge flowing through a particular unit area is known as electric करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी भी यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में, ठीक है, फ्लो होने वाले चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं, ये मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझे आप, जो करंट का फ्लो होगा या चार्ज का फ्लो होगा वो हमेशा किसके थ्रू होगा, कंडक्टर के थ्रू होगा। कंडक्टर क्या होते हैं, जो करंट को फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं, जो फ्लो नहीं होने देते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये तो आप जानते हैं, स्टूडेंट छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो कोई पर्टिकुलर एरिया मान लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं हम। ठीक है, पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन से यहाँ से मान लेते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से कोई क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा है, और ये क्यू चार्ज जो है वो टी टाइम में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया से टी टाइम में क्यू चार्ज का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल क्या हो जाता है बेटा, क्यू अपॉन टी। तो यानी कि अगर आप देखें, अगर हम किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। तो यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज के फ्लो होने की रेट को, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की रेट को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज के फ्लो होने की रेट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, अब हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, अब ये जो एम्पियर है, एक एंद्रे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट के नाम पर इसकी ये यूनिट जो है वो एम्पियर रखी गई है। ठीक है, जनरली अगर आप इसको समझें, अगर इस फार्मूले में हम सबकी ऐसा यूनिट रखें तो देखिए आप आई यानी कि करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर ले लें, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, 1 कूलम्ब लिख लिया। टाइम की यूनिट क्या होती है, 1 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए, अक्सर ये पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। ठीक है, तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू हम कह सकते हैं कि इफ़ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी हर सेकेंड यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ हमने चार्ज लिया था, यहाँ 1 कूलम्ब ले लेते हैं, यहाँ 1 सेकेंड ले लेते हैं, यहाँ से इस एरिया से अगर हर सेकेंड 1 कूलम्ब चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर करंट के बराबर होगा। एक और चीज़ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है कि करंट को किससे मेजर किया जाता है, तो आप ए से याद रखेंगे, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, अमीटर है, तो सॉरी एम्पियर है, तो इसी से आपका बन जाएगा अमीटर। ठीक है, इसको जो है वो अमीटर से करंट को मेजर किया जाता है। एक और चीज़ है कि इसको हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते कैसे हैं, तो इसको हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ठीक है,
अभी हम आगे बात करने वाले हैं सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात की। अच्छा, एक और चीज़ हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के लिए हमें एक विशेष कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आप जानते हैं किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। हमारे पास कंडक्टिंग वायर होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सोर्स होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कोई भी डिवाइस होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए। इन चारों चीज़ों को अगर हम प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बैटरी ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमने की ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के रूप में हम क्या करते हैं, बल्ब ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे बल्ब ले लिया। ओके, अब जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन ही है, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट जो है वो बल्ब जो है ऑन होने लगता है, बल्ब ग्लो होने लगता है। ओके, तो ये इस तरह से अगर हम प्रॉपर किसी भी चीज़ को कंबाइन कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो आपको एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन भी लिख के दी गई है कि अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड, ठीक है, कंटिन्यूअसली और क्लोज यानी कि बंद। देखिए सर्किट भी दो टाइप के हो गए, ओके, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो यहाँ पर आपने ये सब ये अब हम बात करते हैं यहाँ पे करंट का फ्लो कैसे, किस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। अब करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, इसको समझते हैं। देखो हम जानते हैं कि सारी, जैसे ये कंडक्टर ले लेते हैं हम, कोई भी कंडक्टर है या कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर वही होते हैं जिनके अंदर मूव होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव होने के लिए, वही कंडक्टर होते हैं। जिनमें नहीं होते वो इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है, तो ये फ्लो हो रहे हैं रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं इधर उधर। लेकिन जैसे ही हम इसको एक करंट के सोर्स के साथ जोड़ते हैं, यानी बैटरी या सेल के साथ जोड़ते हैं, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो आप गैस करें स्टूडेंट, किस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। जैसे कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो चार्ज होगा, वो चार्ज जो होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को देखा गया तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को ही हम क्या मान लेते हैं, ये जो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है उसके अपोजिट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन होती है। अब हम दो चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, दैट आर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ों को और समझते हैं हम, पोटेंशियल क्या चीज़ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। जैसे कहीं से अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों तरह के चार्ज होंगे, ठीक है। और ये मान लेते हैं हम कोई इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, और ये यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं ए, ठीक। और यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पे बहुत सारे क्यू पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब क्यू पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज, एक यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हैं, क्यू ले लेते हैं बस ओनली हम, ठीक है, ताकि समझ डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ क्यू पॉजिटिव और यहाँ पे क्यू चार्ज ले लिया हम। इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम यहाँ लाएंगे, तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे जब दूर होंगे तब इस पर रिपल्शन फोर्स कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आते जाएंगे वैसे वैसे रिपल्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जब आप इसके अगेंस्ट वर्क करके किसी भी चार्ज को, इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक, मान लो इस ए पॉइंट तक अगर आप लेकर आओगे तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, a unit positive charge from infinity to any point of इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक, है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने अभी लिया, लाने में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वो वर्क जो होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे चार्ज हमने क्यों लिया था, मान लेते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए हमने इस पर W वर्क किया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तब उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, तो V बराबर हो जाएगा W/Q। तो यानी कि ये हो गया आपका V इक्वल W/Q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप ऐसे समझें, इसकी हम ऐसा यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो वोल्ट होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम यहाँ पे सबके आगे 1 इनकी ऐसा यूनिट लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं। तो वोल्ट के आगे हमने 1 लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि यदि हम 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करते हैं, 1 कूलाम चार्ज को लाने के लिए यदि हम 1 जूल वर्क करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको। हम एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर आप दो किन्हीं भी ऐसे बर्तन को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, और उन बर्तन में इस प्रकार से कनेक्ट करें आप कि एक में पानी या कोई भी लिक्विड, जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है आपके पास, कोई वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ठीक है। इस वेसल में अगर इन दोनों को आप इस प्रकार से कनेक्ट कर दें एक पाइप के द्वारा, ठीक है, अब इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो ज़्यादा है, इसमें लिक्विड जो भरा हुआ है वो कम है। तो स्टूडेंट्स अब आप बताएं कि लिक्विड किधर से किधर फ्लो होगा। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, तो इसमें देखिए आप लिक्विड जो है वो ए से बी की ओर फ्लो होगा, और कब तक होता रहेगा, जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। सेम इसी प्रकार से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होता है, यानी कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, ठीक है। अब ये हाई पोटेंशियल कब होता है, लो पोटेंशियल कब होता है, तो जब भी आप किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ जोड़ते हो तो उसके दो टर्मिनल में से एक टर्मिनल में हाई पोटेंशियल हो जाता है, एक में लो पोटेंशियल हो जाता है। तो ये होता क्यों है, इसके पीछे के हम रीज़न समझते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी हमने बात की कि जैसे मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। आप कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं Q, और इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप पॉइंट ए से, अभी पहले हम कहाँ से लाए थे, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाए थे, ठीक है। अगर आप पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से अगर आप इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी तक लाएंगे, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप पॉइंट ए तक लेके आए, ठीक है, मान लेते हैं आपने W1 वर्क किया, फिर आप जब इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाओगे तो मान लेते हैं आप इसके लिए क्या करोगे, W2 वर्क करोगे। तो इन दोनों वर्क का जो डिफरेंस होगा वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसको ऐसे समझ लो आप, जब आप यहाँ पे थे तो यहाँ पे आपका क्या था, पोटेंशियल था,
एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक है। जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि अब आपने ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों जो टर्मिनल हैं या दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल है उसके डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम क्या लिखेंगे, V से डिनोट करेंगे। तो VB माइनस VA, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से डिनोट करते हैं। V बराबर VB माइनस VA इक्वल W2 माइनस W1, और अपोन में क्या आएगा आपका, क्योंकि ये आप क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं Q, तो आप इसे लिख सकते हैं V बराबर W2 माइनस W1, जो होगा मान लेते हैं किसके बराबर है, W के ही बराबर है। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका V बराबर W अपॉन Q, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं। तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन हमें कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, द amount of work needed to bring a unit positive charge from a point to another point of electric field, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है, उन दोनों उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने आज के बारे में बात की, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।